आलोक चटर्जी इरफान खान के करीबी मित्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज एक खबर जिस प्रकार से आई, इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, ये बेहद दुखद खबर और ये हर किसी को बड़ा साल गई ये खबर कि ऐसे तो इतने अच्छे कलाकार को ऐसे इतनी जल्दी नहीं जाना था। बिल्कुल। क्या कहेंगे आलोक जी? आपके अभिन्न मित्र थे, बहुत करीबी आपके रहे हैं वो। तो कह सकता हूँ मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे और मैं युवावस्था से उनसे जुड़ा था। हम लोग 84 से 87 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में साथ में पढ़े हैं और इडिपस नाटक फर्स्ट ईयर में हुआ था और अंतिम नाटक थर्ड ईयर में शाकुंतलम हुआ था। हम लोग घंटों रिहर्सल करते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कंधे पे हाथ रखकर डायलॉग बोलते थे, हॉस्टल में साथ रहते थे। युवावस्था में जो मौज मस्तियाँ होती हैं वो भी साथ में करते थे और हमारे लिए एक परिवार के मित्र जैसे थे। जब भी वो भोपाल आते थे घर जरूर आते थे, मैं बॉम्बे जाता था तो उनके घर जाके खाना जरूर खाता था। और उनकी जो पत्नी है श्रुतोपा शिकदार, वो भी हमारी क्लासमेट रहीं और जब उनका विवाह नहीं हुआ था और प्रेम संबंध शुरू हुआ था तो बंगाली होने के कारण इरफान ने मुझे कहा था कि तुम जाके मेरा मैसेज श्रुतोपा को दो क्योंकि तुम बंगाली हो। और मैं वो मैसेज लेके गया था और उनका फिर वो प्रेम संबंध पति पत्नी के संबंध के रूप में बना, विकसित हुआ। और इरफान खान एक ऐसे एक्टर थे जो डिसाइड करके गए थे कि मैं बॉम्बे जाऊंगा तो अपनी स्टाइल का एक एक्टर बनूंगा, मैं असफल होकर घबरा कर वापस नहीं लौटूंगा। और वो 3 साल कॉल सेंटर में नौकरी किए, 6 घंटे वो सर्विस में थे, नौकरी करते थे, 6 घंटे लोकल में भाग के स्ट्रगल करते थे। उसके 4 साल बाद उनको पहली टीवी सीरियल मिली और टीवी में 5 साल काम करने के बाद उनको पहली फिल्म मिली। तो आज जो लोग अंधी चकाचौंध में बॉम्बे चले जाते हैं कि आज जा रहा हूँ, परसों ऑडिशन दूंगा और 1 महीने में फिल्म में पर्दे में दिखूंगा और फिर 2-3 साल में जब कुछ नहीं होता तो वापस चले आते निराश होकर, ऐसे लोगों में इरफान खान नहीं थे। और उन्होंने अपना संघर्ष अपने बूते पर किया, घर से पैसे नहीं लिए, यार दोस्तों से पैसे नहीं लिए, अपने संघर्ष को खुद जिया और खुद अपनी सफलता के झंडे गाड़े। और रंगमंच से होते हुए टेलीविज़न, टेलीविज़न से होते हुए भारतीय सिनेमा में मेन स्ट्रीम आर्ट सिनेमा और फिर हॉलीवुड में टॉम हैंक्स जैसे एक्टर के साथ टावरिंग इन्फर्नो करना, भारत में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करना, शाहरुख साहब के साथ काम करना, ओम पुरी साहब के साथ काम करना, नसीरुद्दीन शाह, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, आप नाम लेते जाइए, पंकज कपूर, ऐसे कोई बड़े एक्टर नहीं हैं जिनके साथ इरफान खान ने मेन रोल फिल्मों में ना किया हो। और उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग देश में और देश के बाहर है। दरअसल नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ओम पुरी के बाद वे चौथे अभिनेता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कहे जा सकते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी दस्तक बड़ी मजबूती के साथ दी। और बहुत यार आदमी थे, यारबाश थे, हमारे लिए तो बिल्कुल खुले हुए थे। हम लोग उनको प्यार से इरफू कहते थे। हम लोग मोहन सिंह पैलेस, कर्नाट प्लेस में रात को कॉफ़ी पीने जाते थे, चाणक्य सिनेमा, नेहरू सिनेमा में, नेहरू प्लेस में सिनेमा देखते थे, नाटकों के ऊपर, सिनेमा के ऊपर बहसें करते थे। कितने दिन कितनी रातें हमने साथ में गुजारी हैं। अब क्या कहें, हमने तो अपना ही शरीर का एक अंग खो दिया, ऐसा लगता है। आपने जिक्र किया उनकी पत्नी का, उनकी गर्लफ्रेंड का, आपने बताया कि वो भी बंगाली और आप भी बंगाली, तो कैसे उनकी मदद की थी? आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादों को तो हम साझा कर ही सकते हैं, ताज़ा कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत प्रशंसक हैं, पूरी दुनिया में प्रशंसक है, केवल हिंदुस्तान में नहीं। ऐसी है कि श्रुतोपा जो है वो दिल्ली के चितरंजन पार्क की रहने वाली थी और इरफान साहब जयपुर से आए थे। तो सेकेंड ईयर में इनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था और फिर वो प्रेम संबंध विकसित हुआ और श्रुतोपा ने डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन किया था। तो उनके जो डिप्लोमा प्रोडक्शन था एक्वस, उसमें इरफान खान और मैंने मुख्य भूमिकाएं की थी साथ में। और वो एक पत्नी और एक को एक्ट्रेस और एक राइटर की तरह से इरफान के हर संघर्ष में और जीवन में उनके साथ एक प्रेरणा तत्व के रूप में रही हैं। और इरफान ने जितना संघर्ष किया है उससे कम संघर्ष श्रुतोपा जी का नहीं है, क्योंकि
उन्होंने परिवार को भी देखा, बच्चों को भी देखा, इरफान को भी देखा, अपने कैरियर को भी देखा। तो इरफान शुतोपा क्लास में भी बड़े लोकप्रिय थे और मैं इरफान, मीता, अमित रंजन बनर्जी, अशोक लोखंडे और भारती, हम लोग की गैंग हुआ करती थी और हम लोग साथ साथ फिल्में देखते थे, नाटक करते थे, बहसें करते थे और एक थाली में खाना खाया है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। एक गिलास में चाय पी है साथ में, एक साथ बीड़ी के कश लगाए हैं। ऐसे व्यक्ति को खो देना, मैं तो यही कहूँगा कि हमने अपने आप को ही खो दिया। दूसरों ने तो एक प्रशंसक की हैसियत से, अभिनेता की हैसियत से इरफान को खोया, हमें तो लगता है हमने अपना जिया हुआ एक संबंध ही खो दिया। बिल्कुल सही बात है। आपके साथ तो उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत से आप उनके साथ रहे, तो ये वाकई में एक इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है कि एक प्रकार से, और हम लोग हर प्ले में मेन रोल में होते थे। बिल्कुल आधी जिंदगी जो साथ में बिता लें। हम लोग हर प्ले में, इडीपस में मैं इडीपस था, वो टारिशिस थे। लेटर भी आप लिखते थे बंगाली में। हाँ? वो बंगाली में लेटर लिखने का क्या किस्सा है कि आप बंगाली में उनकी पत्नी को, जब वो पत्नी नहीं थी तो प्रेम संबंध जो शुरू हुआ, तो आप बंगाली में लेटर लिखते थे कुछ? अरे असली में मुझे बंगाली मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन लिखने पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे लिपि तो आती है बांग्ला की। तो इरफान तोमाके पोचंदो करे, इतना थोड़ा बांग्ला में लिख के वो कागज़ का पुर्चा पहुँचा दिया। उस समय तो सोशल मीडिया या मोबाइल होते नहीं थे, तो यार दोस्ती एक दूसरे के संवाहक होते थे। तो फिर शुतोपा ने कहा कि अगर उसको मेरे में इंटरेस्ट है तो वो तुमको क्यों भेजा, उसने मुझसे सीधे बात क्यों नहीं की। मैंने कहा भाई मैं उसका दोस्त हूँ। उसने कहा मैं बंगाली हूँ, तुम शायद बंगाली होने के कारण मुझ पर विश्वास करोगी। तो वो जैसे युवा मन करते हैं, युवा बच्चे करते हैं, बिल्कुल वैसी ही जिंदगी थी। उस समय कोई समझदारी थोड़ी थी। आपने शुरुआत से साथ में, आपने बताया कि आप दोनों मुख्य किरदार में रहा करते थे जब नाट्य करते थे आप लोग। इरफान खान की एक हर नाटक उनकी अभिनय शैली जो है वो बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल अलग। वो ज्यादा डायलॉग्स नहीं बोलते हुए आंखों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंखों से या डायलॉग्स ना भी वो जब बोलते थे तब भी उनसे जो एक्ट निकलता था वो और कहीं देखने को नहीं मिलता इतना आसानी से। वही तो सजीव बात होती है ना। आजकल के एक्टर बोलते हैं कि हमारे डायलॉग कितने हैं, हमें कितने वाक्य बोलने हैं, डायलॉग नहीं है तो हम एक्टिंग कैसे करें। इरफान खान बिना बोले आंखों से एक्टिंग करते थे, कमर्शियल सिनेमा में भी और आर्ट सिनेमा में भी। और इरफान खान के पास वो समझ इसलिए थी क्योंकि वो रंगमंच से आए थे, उन्होंने रंगमंच की पढ़ाई की थी, रंगमंच की ट्रेनिंग से गुजरे थे, उसके बाद सिनेमा और टेलीविज़न की ज़िंदगी में गए थे। तो वो उस माध्यम की गंभीरता को भी बहुत अच्छे से जानते थे। और वो भोपाल में अभी 3 साल पहले कार्यक्रम में आए थे, तब भी हम लोग मिले थे। और FTI पुणे में मैं पढ़ा रहा था, तब वो एंजेलिना जोली के साथ माइटी हार्ट की शूटिंग कर रहे थे पूना में। तब वो 5 घंटे के लिए FTI आए थे मुझसे मिलने के लिए, शूटिंग छोड़कर आए थे वो। हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं। जब वो यहाँ मकबूल की शूटिंग करने आए थे तो मैकबेथ की अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट देने के लिए मैं जहानुमा पैलेस गया था उनके पास। मैं उनके दिल के बहुत नज़दीक था, वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक थे। वो बोलते थे कि यार तुम साले कभी बॉम्बे नहीं आते, तुम थिएटर ही करते रहते हो। और मैं उसको बोलता था कि जब मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू क्यों फिल्म करता है, थिएटर क्यों नहीं करता, तो तू कुछ जवाब दे पाएगा? तो तू सिनेमा के लिए बना है, मैं थिएटर के लिए बना हूँ। इसलिए हमारे बीच में कोई स्वार्थ की बात और लड़ाई भी नहीं थी कभी भी। जवानी के दिनों का कोई किस्सा एक साझा कीजिए जो बिल्कुल इरफान खान के एक अलग किरदार को दिखाता हो। कोई मज़ेदार कोई घटना, वाकया कोई याद आता हो? और एक मज़ेदार किस्सा ये हुआ था कि वो इरफान खान साहब को एक्टिंग क्लास में हम सबको कहा गया कि आप लोग को कोई जानवर बन के दिखाना है। तो ज़्यादातर लोग खरगोश बन गए, बंदर बन गए। इरफान खान साहब पेट के बल लेट गए और हिले ही नहीं 15 मिनट तक। तो उनसे पूछा गया कि ये कौन सा जानवर है जो बिना हिले डुले पड़ा है। तो उनने कहा साहब ये मगरमच्छ है, धूप सेंक रहा है। वो शुरू से ही रियलिस्टिक यथार्थवादी एक्टिंग में विश्वास करते थे। तो इसीलिए वो कभी स्टाइलाइज नाटकों में या गीत संगीत प्रधान नाटकों में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे। और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ZTV में कहा भी है
कि एनएसडी में अगर मैंने डांस और म्यूजिक को ज़्यादा सीरियसली लिया होता तो सिनेमा में मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता था, डांस करके और गाने गा के भी। लेकिन वो पक्ष मेरा थोड़ा कमज़ोर रह गया, क्योंकि मैं रियलिज्म की ओर ज़्यादा ध्यान देता था। और मेरे साथ ये था कि मैं रियलिस्टिक एक्टिंग पे जितना ध्यान देता था, गाने पे भी उतना ही ध्यान देता था, क्योंकि मैं कारण जी से सीख के गया था। तो हम लोग दो भिन्न भिन्न शैली के, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग थे। मैं आउटर गोइंग आदमी हूँ, ज़्यादा अपने आप को व्यक्त कर देता हूँ। इरफान खान बहुत कम बोलते थे, लेकिन यारी जो थी हम दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा थी, और वो जीवन के आखिरी क्षण तक रही, और वो हमेशा रहेगी। जब मैं दुनिया में से चला जाऊंगा तब तक वो रहेगी। एक बात और चटर्जी साहब, हम देखते हैं अलग अलग फिल्मों का अगर मैं जिक्र करूं, मकबूल, मदारी, लंच बॉक्स और पान सिंह तोमर, ये 4 फिल्मों को अगर हम देखें, हर फिल्म का किरदार बिल्कुल अलग। लंच बॉक्स में एक शांत, खामोश रहने वाला एक शख्स जो कुछ नहीं बोलता है और फिर भी अपना किरदार वो बोल जाता है। मदारी में बिल्कुल एक अलग उनकी छवि नजर आती है। पान सिंह तोमर में जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये जयपान सिंह तोमर की गैंग है, ये और मकबूल में बिल्कुल एक अलग, और बहुत पहले मकबूल तो बहुत पहले, पान सिंह तोमर बाद में आई, और दोनों में इतना फर्क। लेकिन हमको कहीं मकबूल से लेकर आखिर तक कोई भी उनकी मूवी उठाकर देख लें, हमको इतना सा कहीं ये एहसास नहीं होता है कि ये एक्ट किया जा रहा है। उन्होंने बहुत कमर्शियल सी सिनेमा में भी काम किया है। एक कमर्शियल सिनेमा में महेश भट्ट की विपाशा बसु के साथ वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर बने थे, पर उनकी जो एक टाइमिंग है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और चीज़ों को पंच देने का तरीका था, वो दूसरे समकालीन अभिनेताओं से बहुत अलग था। और वो कोई स्टारिज्म या अदा को कैरी नहीं करते थे, वो एक स्वाभाविक अभिनेता थे। और मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा में उनका जो बेस्ट जो काम है वो मकबूल है, और सर्वश्रेष्ठ काम जो है वो पान सिंह तोमर है। पान सिंह तोमर का आप जिक्र कर रहे हैं, आसान नहीं होता किसी रीजनल लैंग्वेज को तुरंत किसी एक्टर को पकड़ लेना और उसको डिलीवर करना। आपने उसमें भी मदद की? नहीं, पान सिंह तोमर की शूटिंग के दौरान तो मैं उसके साथ नहीं था। उसकी शूटिंग धौलपुर और ग्वालियर तरफ हुई थी। मैं मकबूल वाली शूटिंग में उसके साथ, मैंने यहाँ 1.5 महीने था भोपाल में। ठीक है। लेकिन इरफान को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। इरफान अपने आप में इतना सक्षम था कि वो अपना काम बखूबी निभा सकता था और करता था। हम लोग दोस्त थे, तो एक दोस्त होने के नाते एक दूसरे से जो बात करते हैं वो बातें करते थे। अपने अजीज को आज आप याद करते हुए, चूंकि आज आपके अजीज अपना घर बना पाए हो, आपके अजीज आपके साथ नहीं है, उनको याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्त को याद करते? मैं यही कहूँगा कि इरफान, ये तुम्हारे जाने का वक्त नहीं था। पता नहीं तुम क्यों चले गए, पर कई लोग चले जाते हैं और दुनिया को पता नहीं चलता। तुम ऐसे लोगों में गिने जाओगे। जाने के बाद भी रुला गए दोस्तों, कितने करोड़ों लोगों को रुला गए। किस्मत वालों को नसीब होता है ये। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे। कबीरा ऐसी करनी कर चल, हम हंसे जग रोए। तो उस रास्ते पे चला गया इरफान। शुक्रिया, शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को, यादों को साझा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं इरफान। और इधर लॉकडाउन के बीच बैंक कर्ज को लेकर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर वित्त मंत्री को घेरा, तो निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज लगातार ट्वीट कर सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है और इसके
मैं कुछ पहलू, 3 पहलू आपके समक्ष रखूंगा। 24 अप्रैल 2020 की आरटीआई में 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपया बैंक राइट ऑफ की सूची में सबसे पहला नाम मेहुल चौकसी नीरव मोदी की जोड़ी का है, जिनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड्स का 8,048 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने राइट ऑफ किया है। यही नहीं, मोदी जमा मेहुल यानी नीमो जमा हमारे मेहुल भाई, जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो पालनपुर गुजरात के रहने वाले हैं, इनके साथ साथ पालनपुर गुजरात के एक और भगोड़े जोहरी जतिन मेहता की कंपनियों विंसम डायमंड्स एवं फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी का 6,048 करोड़ रुपया बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। एक और भगोड़े विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का 1,943 या 1,950 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। क्या मोदी सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोरोना की महामारी के समय इन 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों का लगभग 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की असीम कृपा का कारण देश को बताएंगे?